नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब भी आप निवेश के फैसले लेते हैं तो क्या वो दिल से होते हैं या फिर दिमाग से? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई बार हम निवेश के फैसले लेते वक्त अपने इमोशंस को हावी कर देते हैं और इन्हें कहते हैं पूर्वाग्रह यानी बायस। ये ऐसे होते हैं जो निवेश को लेकर अक्सर हमारे अंदर आ जाते हैं। तो आज मनी गुरु में हम चर्चा करेंगे आखिर कौन से ऐसे बायस या फिर पूर्वाग्रह हैं जो आपके निवेश को कर सकते हैं प्रभावित और भावनाओं में बहकर निवेश करने के क्या है नुकसान। हमारे साथ है आज फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास शो में। तो पैसों को लेकर दिल और दिमाग दोनों कई बार एक साथ भी चलते हैं और दोनों कई बार अलग अलग भी चलते हैं। और पैसा एक ऐसी चीज है जिसको लेकर इमोशंस काफी ज्यादा हमारे वॉलेटाइल हो जाते हैं, जस्ट लाइक मार्केट समटाइम्स। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस बायस की हम बात कर रहे हैं या जो पूर्वाग्रह जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो होते क्या हैं? अगर मैं एक मोटा मोटी आपसे समझूं, इन्वेस्टमेंट बायस को हम समझे कैसे? जी। नमस्कार स्वाति, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि आई थिंक दिल और दिमाग की अक्सर एक जद्दोजहद होती है एंड दिस इज नॉट ओनली इन्वेस्टिंग में। आई थिंक लाइफ के हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे कुछ दिल बोलता है और दिमाग कुछ और बोल रहा होता है एंड आई थिंक वो कंफ्यूजन का एक कारण बनते हैं। बट ये ज्यादा डेट्रीमेंटल हो जाता है जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं एंड यहाँ पे ये जो बिहेवियरल बायसेस हैं ये हमारी एक रैशनल डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करते हैं। हम लोग बहुत सारी जो थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की, उनमें पढ़ते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो रैशनली सोचेगा, यानी कि जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान में रख के स्वाति कोई भी डिसीजन लेगा। पर जब हमारा अपना कोई प्री कंसीव्ड नोशन होता है, हमारा अपना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन या बिलीफ होता है, तो हमारी सोच थोड़ी सी डिफरेंटली चलती है। और ऐसा अगर होता है तो हमारा जो डिसीजन है वो कभी भी हमें जो ऑप्टिमल डिसीजंस है वहां तक नहीं लेके जाता। जो हमारे गोल्स हैं उनको पहुंचने में हमारी मदद नहीं करते हैं। इस टाइप के बायसेस ये एक हिंड्रेंस पैदा करते हैं। और बिहेवियरल फाइनेंस ओवरऑल स्वाति एक फाइनेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है और यहाँ पे एक इमोशंस को समझा गया है कि वो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हमारे बिना इवन समझते हुए कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो निवेश में जो धारणाएं हैं, या हम इसको बायस बोलें या आपकी थिंकिंग है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, इमोशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन हर बार जो इमोशंस होते हैं वो सही भी बैठ सकते हैं और सही नहीं भी बैठ सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इमोशन कितना हावी हो रहा है और आपको हावी होने देना नहीं है। एक सर्वे या एक डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं जिस पर प्रबलीन हम आपसे समझेंगे और इसमें इनफैक्ट सारे किस्म के जो बायसेस हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। और साल 2019, 2020 और 2021 तक के इन्वेस्टर्स के बिहेवियर है जो है उनको दर्शाता है डेटा। अभी बस अब स्क्रीन पर आने वाला है आपका ये डेटा। बेफी बैरोमीटर का डेटा है जो कि अलग अलग बायस को समझाता है कि अलग अलग सालों में जो निवेशक थे वो कितने बायस के प्रति ज्यादा झुकते हुए नजर आए। थोड़ा सा समझाएंगी प्रबलीन इसको? हम यहाँ पर रीसेंसी बायस की बात कर रहे हैं, कंफर्मेशन है, फ्रेमिंग है, फेमिलियरिटी है, लॉस एवर्जन है, टेक्निकल जरूर है। हम एक एक करके इन सब पर बात जरूर करेंगे। 2019, 20 और 21 में खास तौर पर देखिए, 21 की हम बात करते हैं क्योंकि बिल्कुल ताजा साल है। उसमें इन तमाम बायसेस में हमें बहुत अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। रीसेंसी बायस 2020 में अराउंड 39% से बढ़कर 59% पे पहुंचा। कंफर्मेशन बायस 23% से बढ़कर लगभग डबल, हमने 50% देखा है। मतलब इस तरीके के जो बायस है वो हावी हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर। फ्रेमिंग जो बायस है वो 43% पे पहुंचा। फेमिलियरिटी बायस जो है वो विद ऑलमोस्ट डबल होके 42% पे आया। लॉस एवर्जन जो बायस है वो भी 42% पे आया। ये 2021 का डेटा इन अलग अलग बायसेस को देखकर क्या दर्शाता है? और 2021 ऐसा भी साल रहा है जब हम मतलब पूरी दुनिया कोविड के इफेक्ट को बहुत करीबी से और नजदीकी से देख रही थी और काफी ज्यादा इम्पैक्ट शायद इसका भी पड़ा होगा लोगों के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर। जी जी,
जी, स्वाति, ये एक बेफी बैरोमीटर का जो डेटा है ये कुछ सालों से एक एनुअल सर्वे करते हैं जहाँ पे डिफरेंट एडवाइजर्स हैं वो अपने जो क्लाइंट इंटरैक्शंस हैं उसके बेसिस पे ये डेटा देते हैं कि कौन से बायसेस सबसे ज्यादा देखे गए। ये ग्लोबल मार्केट्स को रिफ्लेक्ट करता है, ज्यादातर यूएस को। और यहाँ पे ये टॉप 5 बायसेस है जो दर्शाए गए हैं: रिसेंसी बायस, कंफर्मेशन, फ्रेमिंग बायस, लॉस एवर्जन एंड फेमिलियरिटी बायस। एंड मेरे ख्याल से स्वाति, यहाँ पे जो हमने 2021 में जो जंप देखी है मेजॉरिटी ऑफ द बायसेस में, स्पेशली अगर आप रिसेंसी बायस देखें और फ्रेमिंग बायस देखें, आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि 2020 कोविड का एक साल रहा है और मार्केट्स उस टाइम पे बहुत डीपली इम्पैक्ट हुई। उसके बाद रिकवरी आई। 2021 भी एक अपने तरीके से चैलेंजिंग था। इवन कोविड रहा है 2021 में। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो एक इन्वेस्टर्स का आउटलुक है वो एक इमोशंस के साथ मेरे ख्याल से काफी जूझता हुआ साल रहा है, ये जो पिछले 2 साल रहे हैं हमारे। एंड आई थिंक 2022 का जब सर्वे के जो आई थिंक नंबर्स आएंगे वो भी डेफिनेटली दर्शाएंगे कि ये बायसेस देखे गए हैं। रिसेंसी बायस डेफिनेटली इसमें सबसे ज्यादा है स्वाति, एंड आई थिंक अभी हम एक बार डिटेल में इन सारों को पिक करेंगे। पर इसका सबसे ज्यादा जो इसका एक इम्प्लीकेशन है ये दिखाने का, वो ये है कि हमारे इमोशंस हमारी इन्वेस्टिंग प्रोसेस को, जो एक रैशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, उसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम लोग कई बार इस चीज को बिल्कुल ओवरलुक कर जाते हैं कि ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। एक एक करके इन बायसेस पर जरा चर्चा करते हैं। रीसेंसी बायस नाम क्योंकि अंग्रेजी में है, थोड़ा अंग्रेजी से जी, अगर हम इसको समझे, बहुत रीसेंट शायद डेवलपमेंट्स पर ये बायस हमें देखने को मिल रहा है। क्या कहता है जी, रीसेंसी बायस, प्रबलीन? जी। सो रिसेंसी बायस, स्वाति, जैसे भी आपने बोला कि हमने देखा कि सबसे ज्यादा देखा गया है इन्वेस्टर्स में, और ये डेफिनेटली रीसेंट वर्ड से ही डिराइव हो रहा है। यहाँ पे होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे आसपास घटती हुई रीसेंट कोई इवेंट्स होते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, अच्छे और बुरे दोनों, गोल्ड की मूवमेंट हो, किसी और एसेट क्लास की मूवमेंट हो, वहां पे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एंड अगर आज ही हम देखें स्वाति, तो आप देखेंगे एम्फी का डेटा आया है। अक्सर एम्फी का डेटा भी ये दर्शाता है कि जिन कैटेगरीज ने, जिन सेगमेंट्स ने अच्छा किया है, वहां पे इनफ्लोज ज्यादा दिखते हैं। यानी कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो एक लॉन्ग टर्म पिक्चर को छोड़ के एक शॉर्ट टर्म पिक्चर की तरफ बेंड होने लग जाती है। जब मार्केट्स, बाहर की मार्केट्स बहुत अच्छा कर रही थी, तो हम देख रहे थे कि बहुत इनफ्लोज इंटरनेशनल फंड्स में बढ़ गए थे। डेट फंड्स में भी ऐसा ही देखा गया है। जब इंटरेस्ट रेट्स घटने शुरू होते हैं और पुराने रिटर्न्स बेटर दिखने लगते हैं, तो लोग लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स की तरफ भागते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब अच्छा कुछ होता है तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं रिटर्न्स को चेज करना शुरू कर देते हैं। एंड स्वाति, ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन नहीं देती हैं तो इन्वेस्टर्स वही थोड़ा सा टाइम पीरियड पकड़ के मार्केट से दूर हटना शुरू कर देते हैं। एंड ये मेरे ख्याल से बहुत डेट्रीमेंटल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। यहाँ पे एक ओवरऑल अपना इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म होराइजन रखना जरूरी है। आपने जो अपने गोल्स बनाए हैं उसके मुताबिक चलना बहुत जरूरी है, बिकॉज उतार चढ़ाव इन्वेस्टमेंट्स और एसेट क्लासेस में होना, वो उसका इनहेरेंट नेचर है और उस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो मतलब बेसिकली बिल्कुल जो हालिया में हुए कुछ डेवलपमेंट्स हैं या उस प्रदर्शन को देखकर रीसेंसी बायस ज़्यादा नजर आता है। कौन से निवेशकों के कौन से वर्ग में रीसेंसी बायस ज़्यादा देखा गया है? क्या जो नए निवेशक हैं वो ज़्यादा रीसेंसी बायस की तरफ झुकाव रखते हैं? क्योंकि नया निवेशक ज़्यादा देखता है कि हाँ, पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा किसी फंड का, बाजार कैसा रिटर्न दे रहा है, उसके बेसिस पर अपने फैसले रखते हैं। जी, जी। स्वाति, आई थिंक इन्फॉर्मेशन अब इतनी ज़्यादा अवेलेबल है और अबंडेंस में है कि कई बार हम जो फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ना लेके एक नॉइज़ में फँस जाते हैं। और मिलेनियल्स में जो एक 26 से 40 इयर्स की उम्र के आज के लोग हैं, उनमें ये बायस सबसे ज़्यादा देखा गया है, बिकॉज़ आई थिंक उनका जो एक्सपोज़र टू टेक्नोलॉजी है वो हायर है एज़ कंपेयर्ड टू प्रीवियस जनरेशंस। एंड जो एक चेजिंग की टेंडेंसी है कि बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा चल रहा है, बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास कौन सी चल रही है, वो डेफिनेटली मिलेनियल्स में ज्यादा देखी गई है। और ये जो बेफी बैरोमीटर का सर्वे है वो भी यही दर्शाता है।
ओके, तो रीसेंसी बायस सबसे ज़्यादा पिछले 2 साल में देखा गया, स्पेशली 2021 में हम देखें। फेमिलियरिटी बायस को कैसे समझें और ये कैसे किसी के निवेश को प्रभावित करता है? जी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बायस है। ये हम बिल्कुल अनजाने में करते हैं स्वाति, ज़्यादातर इसमें डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से हम सब कंफर्ट सीकिंग लोग हैं। हमें अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ बैठना, पुराने दोस्तों के साथ चाय पीना, उन्हीं से मुलाकात करना। एक अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकल के कोई भी काम करने में हमें थोड़ी-सी दिक्कत होती है। और फ़ैमिलियरिटी बायस इसी चीज़ को दर्शाता है कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन में ही रहना चाहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादातर आपकी इन्फॉर्मेशन और आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। बहुत इन्वेस्टर्स जो अब तक फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में ही इन्वेस्ट करते आए हैं, वो फिक्स्ड डिपॉज़िट्स को ही समझते हैं और वो घबराते हैं कि वो किसी नई चीज़ में वेंचर करें। तो उनका एक जो कम्फर्ट है, उस चीज़ को वो छोड़ नहीं पाते एंड इसी को हम फ़ैमिलियरिटी बायस बोलते हैं। बट इसका ये नुकसान है कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकता, बिकॉज़ आप एक ही एसेट क्लास में ओवरवेट हैं। वो रियल एस्टेट हो सकता है, वो फिक्स्ड इनकम हो सकता है और डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से आपके जो रिटर्न्स हैं वो सब ऑप्टिमल होंगे, बिकॉज़ 95% जो हमारा एक पोर्टफोलियो के रिटर्न्स का आउटकम है, वो आपकी एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन पे डिपेंडेंट है। और इसमें जो रियल रिटर्न है स्वाति, ये अक्सर हमने देखा है इन्वेस्टर्स नहीं बना पाते, क्योंकि अगर आपकी इन्फ्लेशन 6% चल रही है और आपका एफडी आपको 6% रिटर्न दे रहा है, तो आपका रियल रिटर्न एक्चुअली जीरो है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको थोड़ा कॉम्बैट करने के लिए इन्वेस्टर्स अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं। आप एकदम से रिस्की एसेट्स में मत जाइए, पर अगर आप एफडी में थे तो प्रोबेबली आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ हल्का सा रुख कर सकते हैं और छोटे स्टेप्स लेके दूसरे एसेट क्लास में एक निवेश शुरू कर सकते हैं, ओवरऑल होलिस्टिक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ओके, फेमिलियरिटी बायस को हमने समझा। एक और बायस मैं इनफैक्ट जो हम डेटा दिखा रहे हैं उसके क्रम के हिसाब से ही जा रही हूँ। अगर हम फ्रेमिंग बायस को समझना चाहें यहाँ पर, तो फ्रेमिंग बायस क्या कहता है? क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है 2019-20 के बाद 21 में। तो ये फ्रेमिंग बायस किसी के निवेश के फैसलों में कैसे काम करता है? फ्रेमिंग बायस एक ऐसा बायस है जिसको हम स्वाति मार्केटिंग में बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को, उसका यूज होता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के सबसे अच्छे फीचर्स बताए जाते हैं और ऑब्वियसली खामियां नहीं बताई जाती हैं। और इसी टैक्टिक्स को यूज किया जाता है इवन समटाइम्स प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए। आप आईपीओस के टाइम पे देखिए, आप एनएफओस के टाइम पे देखिए, आप क्रिप्टोज में देखिए, आई थिंक बहुत लोग इस चीज का शिकार हुए हैं, जहां पे ये बताया गया था कि 12-14% का फिक्स्ड रिटर्न मिल सकता है क्रिप्टो में। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स निकल के आए और यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पार्शियली दिखाया गया, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई, यानी कि रिस्क आपके हाईलाइट नहीं हुए। एंड ये हमने इसमें काफी अच्छी वृद्धि देखी है, 27% से पूरा 43% पे ये गया है, यानी कि बहुत लोग इस चीज का शिकार हुए हैं। और इसका जो जेनेसिस है, ये एक बड़ी पुरानी इंग्लिश की स्टोरी है जो मार्क ट्वेन की है, टॉम स्वेयर, जहाँ पे उन्होंने अपने दोस्तों को सारी अच्छी चीजें बता के एक फेंस की व्हाइट वॉशिंग करा दी थी और उनसे इंसेंटिव भी लिए थे कि वो व्हाइट वॉशिंग अपने दोस्तों को करने दें। यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से एक मैनिपुलेटिव तरीके से यहाँ यूज करके एक हाईलाइट किया जाता है। ये काफी देखा गया है इवन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। ओके, लॉस एवर्जन, ये शायद काफ़ी लोग इससे रिलेट करेंगे। थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है नाम से, पर आप ही अच्छे से डिटेल में समझाएं ये कैसा बायस है जो कि कई बार इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस पर हावी हो जाता है। ये मेरे ख्याल से ये हम सबके साथ बहुत ट्रू होता है मेरे ख्याल से स्वाति, ये बायस आप भी मेरे ख्याल से इसको एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग भी एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुकी हूँ कि कई बार किसी चीज को पाने की उतनी खुशी नहीं होती है जितना दुख उस चीज को खोने का होता है।
अगर आपके 500 रुपए आपको किसी पुरानी जेब में मिल जाएँ किसी कोट की, तो आपको खुशी होगी कि मेरे को 500 रुपए मिले, पर अगर वही आपके खो जाएँ, तो आपको ज़्यादा दुःख होगा। और ये जो बायस है, ये इसी बेसिक फीलिंग पे क्रिएटेड है, कंस्ट्रक्टेड है। ये 1979 की स्टडी में बताया गया कि जो सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर आप पाते हैं, उसको खोने की खुशी से ज़्यादा जो आपका लॉस का दुःख है, वो 2 गुना होता है। यानी कि एक 10,000 रुपए जो पाने की खुशी है, वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, जितने उस 10,000 रुपए को खोने का गम होगा, वो उसका 2 टाइम्स होगा। और जब लॉस एवर्जन के चलते बहुत इन्वेस्टर्स स्वाति स्टॉक मार्केट से नोशनल लॉसेस से दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी मार्केट्स में पैसा लगाएं और आपका लॉस ही होता है, पर जो इवन हम डे टू डे मूवमेंट की वजह से नोशनल लॉसेस देखते हैं, उस वजह से भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इक्विटी मार्केट से दूर हट जाते हैं। एंड इस वजह से अक्सर हमने देखा है पोर्टफोलियोज बहुत कंजर्वेटिव बन जाते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर नॉट कंफर्टेबल कि वो किसी तरीके का भी थोड़ा लॉस अपने पोर्टफोलियोज में देखें। बट अगेन इसकी वजह से जो पोर्टफोलियोज हैं वो स्क्यूड हो जाते हैं, हाईली कंजर्वेटिव। एंड आज के टाइम पे जब इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज एट 6 to 7%, एजुकेशन इन्फ्लेशन इज एट 8 to 10%, तब स्वाति एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की जो डिमांड है वो इस टाइप के बायसेस हिंडर करते हैं, पूरी नहीं होने देते हैं। निवेश पर इमोशन हावी कई बार हम में से हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन कैसे उसको हावी नहीं होने देना है और कैसे निवेश के फैसले आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लेने चाहिए। हमारे साथ फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी है, उनसे समझ रहे हैं इन अलग अलग बायसेस के बारे में। अब तक हमने रीसेंसी बायस पर चर्चा की है, हमने फेमिलियरिटी बायस समझा है, लॉस एवर्जन समझा है, फ्रेमिंग बायस को भी हमने जाना। अब मेंटल अकाउंटिंग की तरफ आते हैं। मेंटल अकाउंटिंग बायस, हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पर होने की कोशिश नहीं करें, लेकिन नाम इनका ऐसा है, लेकिन जब इनके असली मतलब को आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से आप जाने अनजाने में इस तरीके के इमोशंस अपने निवेश में ले ही आते हैं। इसलिए प्रवीण, मेंटल अकाउंटिंग ये किस तरीके का बायस है? मेंटल अकाउंटिंग भी अगेन स्वाति काफी कॉमनली सीन बायस है, और इसको नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थेलर ने 1999 में दिया था। और इसमें एक बड़ी सिंपल सी चीज बताई गई है कि पैसा तो पैसा है, आपका किसी रूप में भी आए तो आपकी जो ट्रीटमेंट है उस पैसे की तरफ वो सेम होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। हम अक्सर अलग सोर्स से आए हुए पैसे को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे जो हमारी सैलरी का पैसा है, हमें लगता है बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है, तो हम उस पे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, हम उसको बिल्कुल भी फिजूल खर्ची में नहीं डालना चाहते। पर कई बार अगर हमें किसी रिश्तेदार ने कुछ, जैसे बड़े बुजुर्ग आते हैं, उन्होंने पैसे दे दिए, तो हमें लगता है हाँ इससे जाके झटपट शॉपिंग कर ले। अगर हमारा टैक्स का रिफंड आ गया, तो हमें लगता है कि वो विंडफॉल गेन है, हम उसको भी स्पेंड करने में हिचकते नहीं है। यानी कि डिफरेंट सोर्स से आए हुए पैसे को हम डिफरेंटली डील करते हैं। एंड इससे जो एक नुकसान ये होता है कि अक्सर मनी जो लोग कई बार इनहेरिट करते हैं या उनको किसी विंडफॉल गेन से आते हैं, जैसे कि आपकी और या फिर आपके ईयरली बोनस आते हैं, उस पैसे को आप अपनी सैलरी जो एक रेगुलर इनकम है उससे थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करने की वजह से उसको अपने एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा उतना इंक्लूसिवली नहीं बनाते। प्लस उसके ऊपर कई बार हम जरूरत से ज्यादा रिस्क भी ले लेते हैं। यानी कि एक हल्की सी गैम्बलिंग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, पर एक हायर रिस्क टेकिंग या ज्यादा जोखिम वाली इन्वेस्टमेंट में डालने की टेंडेंसी यहाँ देखी गई है इस पैसे से जो हमें दूसरे सोर्सेस से आता है। एंड इसको स्वाति मेरे ख्याल से हटाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस टाइप की इनकम को, जो आपका पैसा आ रहा है, उसको एक होलिस्टिकली देखा जाए, ताकि आप सारे पैसे को सिमिलर तरीके से डील करें। ओके, तो मेंटल अकाउंटिंग बायस हमने समझा प्रवीण से, और ये कैसे काम करता है। कंफर्मेशन बायस, कंफर्मेशन बायस कैसे काम करता है और इसको कैसे दूर किया जाए? चाहे मैं हूँ स्वाति, चाहे आप हो, आई थिंक हम सबके अपने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं। और कई बार हम जो चीज फील करते हैं, हम अक्सर बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं नहीं, हम स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं लगाना चाहते क्योंकि मार्केट्स में नुकसान हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम कोई और चीज नहीं करना चाहते।
और अक्सर जो भी हम ऐसे रिपीट करते हैं या अपने व्यूज देते हैं, हम उनको सपोर्ट करने के लिए उस टाइप के इवेंट्स और न्यूज़ ढूँढते रहते हैं, अपने ही बिलीव्स को एक कन्फर्मेशन का ठप्पा लगाने के लिए। और इसको हम कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं। यानी कि हमने सेलेक्टिवली इंफॉर्मेशन को चूज़ करना शुरू किया, जो हमारे अपने कन्विक्शन और बिलीफ को फेवर करती है। इसकी वजह से कई बार पोर्टफोलियोज़ बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में पैसा लगाया हो और वो कंटीन्यूअसली उसी टाइप की इंफॉर्मेशन को देख रहे हों, जिससे उनका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अ, ऐसे में स्वाति बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने कभी भी कोई बहुत बड़ी बेट्स लगाई हैं, यानी कि एक ज़्यादा जहाँ पे पैसा आपने एक ही जगह डाला है, तो आप उससे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ को ज़रूर देखें जो आपके अपने बिलीव्स को चैलेंज करता हो, ताकि आप इस कन्फर्मेशन का बायस का शिकार ना बने। और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ है कि कभी भी कोई सडन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना लिए जाएँ। आपकी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थ्योरी है जिसमें आप बिलीव करते हैं, उससे विपरीत अपोजिंग व्यूज को समझ के ही डिसीजंस लिए जाएं। यस, तो ये कंफर्मेशन बायस का मतलब है जो आपके लिए समझना जरूरी है और कैसे बचें ये भी जाना आपने। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। पंचकुला से राजीव शुक्ला हमारे साथ है। राजीव जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, मेरा सवाल ये था कि हमारे पास HDFC टॉप 100 और एक हमारे पास HDFC का है पेंशन प्लान। तो ये मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ, बट इसका मुझे जो आउटपुट है वो नहीं मिल रहा है इसमें, कि जो मार्केट रेट से जो वैल्यू है मैं देखता हूँ वहीं पे कांस्टेंट रहती है, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा डाउन। और हमने आपको मेल भेजा था, उसमें कुछ हमारे एक्सिस के थे और फोकस थे। तो ये मेरा पोर्टफोलियो एक बार चेक करके बताइए किसमें मैं बना रहा हूँ, किससे मैं निकल जाऊँ। ओके राजीव जी, 49 इयर्स के हैं आप? यस यस यस। ओके, ये जो आप निवेश कर रहे हैं, आपको कोई आपने गोल अपना सेट किया है कि किसके लिए आप ये निवेश कर रहे हैं? कोई आपका कोई प्लान या कोई रकम जो इकट्ठा करना चाह रहे हो? यस 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 मैम, मेरा तो बेसिकली प्लान रिटायरमेंट प्लान का था कि मैं तो एक प्राइवेट जॉब करता हूँ जहाँ पे पेंशन वगैरह किसी तरीके का कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे पास एजेंसी आए थे HDFC के, जो उन्होंने बताया ये उस समय बेस्ट भी था, तो इसलिए मैंने इस पे इन्वेस्ट किया था। तो एक हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग का प्लान है कि हमें अच्छा से वो मिल जाए। ठीक है, ओके, रिटायरमेंट प्लानिंग है इनका लक्ष्य। प्रवीण, स्पेशली HDFC पेंशन प्लान जो इनके पास है, HDFC टॉप 200 का जो इनका जो फंड है, उसमें जानना चाह रहे हैं क्या निवेश सही है, जारी रखना सही रहेगा? इनके लिए कुछ कंसर्न्स हैं इनके। एंड रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है रिटायरमेंट पर्पस से? जी, राजीव जी का जो ये पेंशन वाला फंड है, मेरे ख्याल से स्वाति ये एक यूलिप है, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। नहीं, इस पे कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी, ये एक बार राजीव जी को पता करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली ये आई थिंक हम ज्यादातर लोग और एक्सपर्ट्स दोहराते ही हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स को इंश्योरेंस से मिक्स ना करिए। तो अगर ये इसको बंद कर सकते हैं तो मैं डेफिनेटली अभी सलाह दूंगी कि इसको आप बंद कर दीजिए, बिकॉज अभी आपका होराइजन है अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटायरमेंट के लिए 11 साल, अगर हम 60 साल भी लगा के चले तो इसको प्रोबेबली वो स्टॉप कर सकते हैं। पर इसकी अब वो पॉसिबिलिटी है करने की या नहीं, वो उनको चेक करना पड़ेगा। HDFC जो 100 है वो एक लार्ज कैप फंड है। फंड ठीक है स्वाति, बुरा नहीं है। ऑफ कोर्स हम लार्ज कैप स्पेस में बहुत डाइवर्जेंट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अभी उनके पास जो 11 साल का टेन्योर है, उसमें उनने कुछ और भी फंड्स जो अपने दिए हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही लार्ज कैप हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप एक आराम से निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड उठा लीजिए, जिसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। अभी इनकी 20,000 महीने की SIP जा रही है। उसके अलावा इनके पास मिड कैप भी नहीं है, और एक चाहे मिड कैप में भी आप पैसिव फंड उठा लीजिए। एक लार्ज कैप और एक मिड कैप से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करिए। एंड अगर ये 20,000 रुपए की SIP करते रहेंगे स्वाति, तो ये 50 लाख जमा कर पाएंगे। और अगर इसको बढ़ाएंगे तो करीबन 77 लाख जमा कर लेंगे अपनी रिटायरमेंट तक। पर ये अमाउंट कम है। तो अगर हम प्रोबेबली फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि 10 साल बाद
जो ये अमाउंट की कीमत होगी वो तकरीबन हाफ होगी आज के टाइम के हिसाब से, यानी कि करीबन 35-40 लाख के करीबन होगी। तो मेरी डेफिनेटली गुजारिश होगी राजीव जी से कि एक बार अपने सारे खर्चों को देख के उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर की मदद से अपने रिटायरमेंट गोल की तरफ निवेश करिए। पर इस टाइम पे पैसिव स्ट्रैटेजीज को चुना जा सकता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। बिल्कुल। तो राजीव जी के लिए सलाह आई हमारी आज के एक्सपर्ट की तरफ से। समय इतना ही है, इसलिए इजाजत लेंगे आपसे। प्रबलीन, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।